Hello, Namaskar. This is Philip Ashok Solomon. As per promise, I am going to give you class on the basis of current affairs. My dear guys, you know what is the interpretations and need of current affairs during your examinations. Either you are preparing for civil service examination, different types of examinations I am asking. In all of the examination, actually current affairs are playing a vital role. So my dear guys, you must make your strategy, because without not making a strategy, we are unable to find out and grasp more and more marks in our examination. Because whatever you are studying as a one-liner, actually being aspirant of today's competition, what's a strategy, what's the level of the competitions today, you know very well. So my dear guys, I am requesting you all, please go through the deep and details knowledge of that particular questions, whatever an interrogation has been implemented before you. इन दैट सिनेरियो आज हम लोगों को यही चीज़ जानना होगा कि आखिर करंट अफेयर्स का किस तरह से पढ़ें जो कि हमारे क्वेश्चंस ना छूटे. तो विदाउट किलिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर एपिसोड ऑन द बेस ऑफ करंट अफेयर्स. तो इस आधार पर मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, वह पहला जो क्वेश्चंस है वह हमारा है मास्टर कार्ड से. ठीक है, तो मैं मास्टर कार्ड को देखकर बता देता हूँ. मास्टर कार्ड सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो डू मीन बाय मास्टर कार्ड. एक्चुअली मास्टर कार्ड इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर. यह जो है एक अमेरिका के कह सकते हैं मल्टीनेशनल एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है. एक्चुअली इट वाज नॉट नोन एज मास्टर कार्ड प्रायर टू 1979. तो यदि देखा जाए इसका इतिहास, तो 1979 से पहले इसे मास्टर कार्ड नहीं कहा जाता था, बल्कि 1979 से पहले इसको मास्टर कार्ड इनकॉर्पोरेटेड कहा जाता था. लेकिन क्या हुआ कि 1979 से 2016 के बीच में इसकी जो एक फॉर्म था, इसकी जो स्ट्रक्चर थे, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किए गए. और बदलाव करने के बाद 1979 टू 2016 तक इनके नाम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया. वह बदलाव आकर के मास्टर इनकॉर्पोरेटेड के स्थान पर केवल मास्टर कार्ड कर दिया गया. एंड फाइनली सिंस 2016, और फाइनली क्या हुआ कि 2016 से इट इज कंप्लीटली नोन टू बी मास्टर कार्ड. 2016 से इसको मास्टर कार्ड के रूप में जाना जाता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, तो अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि विश्व के 25,000 से ज़्यादा, मोर देन 25,000 ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी 25,000 से भी ज़्यादा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको इस तरह के मास्टर कार्ड जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. इन दिस सिनेरियो हम कह सकते हैं कि अभी इसकी जो हेड क्वार्टर, इसकी हेड क्वार्टर दो हो जाते हैं. एक इसका हेड क्वार्टर जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, और दूसरा जो है वह हमारा ग्लोबल ऑपरेशनल हेड क्वार्टर है. तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है वह है इसको न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका, और ग्लोबल ऑपरेशनल जो हेड क्वार्टर है वो फैलॉन मिसौरी यूएसए में है. अभी वर्तमान में जिस तरह से पेंडेमिक कोविड-19 का जो प्रकोप पूरे विश्व के सामने आ गया, और भारत जो एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या है. और इनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए हम कह सकते हैं कि भारत सरकार, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार हो, किसी देश की सरकार हो, वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं एक्टिविटीज़ को भी कर रही है. और यही एपिसोड में हम कह सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जिस तरह से भारत में आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एमएसएमई को जिस तरह से जोर दिया जा रहा है, एमएसएमई पे जिस तरह से सरकार की फोकस है, उसी के तत्वाधान में उसी को एक बूस्ट करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, असिस्ट करने के लिए मास्टर कार्ड एक कह सकते हैं कमिटमेंट को अनाउंसमेंट कर दिया. वह कमिटमेंट जो है 250 करोड़ का है, जो अमेरिकन डॉलर में उसका 33 मिलियन हो जाता है. और मास्टर कार्ड जो है एक कमिटमेंट अनाउंस किया है भारत के लिए, वह खास तौर पे किया है कि जितने भी भारत के स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेसमैन हैं, इंटरप्राइजेज हैं, उनको रिबूट करना, एक रिबूट करने के लिए उनको मदद करना, तथा उनको इस तरह के एबल कर देना कि वो अपने बिजनेस को रिकवर कर सके. इस तत्वाधान को बढ़ाने के लिए उन्होंने 250 करोड़ का आप कह सकते हैं कमिटमेंट दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दिया. दूसरा महत्वपूर्ण बात कि अभी मास्टर कार्ड जो है
वह प्लेज कर चुका है, कह सकते ओथ ले चुका है, शपथ ले चुका है कि विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो विश्व के स्तर पर 1 बिलियन एंड 50 मिलियन 1 बिलियन एंड 50 मिलियन ऐसे लोगों को 2025 तक वो डिजिटल इकोनॉमी की ओर ले आएंगे, जो खास तौर पर स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, स्मॉल या कह सकते एमएसएमई के अंतर्गत आते होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हुई। दूसरा हमारा क्वेश्चन आज का है, वह क्वेश्चन है कि यूएस ब्रोकरेज फर्म वोफा सिक्योरिटीज के द्वारा भारत का फाइनेंशियल ग्रोथ रेट क्या होगा। तो इस पे आपको हम बहुत सारी लंबा डाटा देंगे, क्योंकि विश्व स्तर पर देखिएगा तो आईएमएफ ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, आप फिच ने कहा, विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकार के आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, वे सारे चीज़ों पे मैं आज डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहला हमारा है, हम इसी की बात करते हैं, जो हमारा यूएस ब्रोकरेज फर्म वोफा सिक्योरिटीज है। तो इन्होंने जो प्रेडिक्ट किया है, जो प्रोजेक्ट किया है कि भारत का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगा या जो कह सकते हैं ग्रोथ रेट होगा वह 3.2% होगा, यानी 3.2% भारत का 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर में हमारा ग्रोथ रेट होगा। आईएमएफ कहता है कि 4.5 होगा 2020 में, 2021 में भारत का 6% ग्रोथ रेट होगा। और ग्लोबल यदि हम बात करते हैं तो ग्लोबल 2020 में विश्व स्तर पर जो ग्रोथ रेट होगा वह -4.9 होगा, 4.9% ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मस्ट बी 3.2%, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी भारत को प्रेडिक्ट किया गया 3.2% रहेगा। आगे देखते हैं तो जो केयर रेटिंग्स है, केयर रेटिंग्स के आधार पर 6.4% रहेगा भारत का ग्रोथ रेट। आप देखिएगा तो ब्रोकरेज फर्म एक सिटी देता है, तो ब्रोकरेज फर्म सिटी के आधार पर देखिएगा तो ब्रोकरेज फर्म सिटी के आधार पर 6% रहेगा ग्रोथ रेट। आप देखिए S&P ग्लोबल जो रेटिंग्स है, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के आधार पर भारत का ग्रोथ रेट 4% होगा। इसी तरह आप फिच रेटिंग एजेंसी की बात करिए तो फिच रेटिंग एजेंसी के आधार पर भारत का जो ग्रोथ रेट होगा 5% होगा। तो ओवरऑल ये जो हमारा ग्रोथ रेट का जो प्रेडिक्शंस है, प्रोजेक्शंस हैं, तो भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशंस ने भिन्न भिन्न प्रकार के दिए, सभी का अपना अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, वे सारे अपने अपने पैरामीटर्स को फुलफिल किया, उसके द्वारा उन्होंने इस चीज़ों को हमारे सामने रख दिया। अब हमारा थर्ड जो क्वेश्चन होते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्योर फॉर श्योर। अब आपको समझ में आना होता है, एक कोटेशन है प्योर फॉर श्योर। प्योर मतलब शुद्ध, श्योर मतलब निश्चित, यानी शुद्धता को सुनिश्चित करना। एक्चुअली मेरे दोस्त, माय डियर गाइस, प्योर फॉर श्योर जो है, दिस इज कोटेशन, इट हैज़ बीन लॉन्च ऑन 8th जुलाई एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 14th जुलाई 2020 बाय द गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान। राजस्थान की सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, यह 8 जुलाई 2020 को प्योर फॉर श्योर करके एक सप्ताह का एक कॉम्पैक्ट उन्होंने लॉन्च किया, जो 14 जुलाई 2020 तक चलेगा। एक कॉम्पैक्ट के पीछे रीजंस था कि मिल्क तथा मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनकी सुनिश्चितता को बताना। असुनिश्चितता अनेक प्रकार की होती है, चाहे वो इटेबल का पार्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री का पार्ट हो, ठीक है, इस तरह के डेयरी प्रोजेक्ट का पार्ट, अनेक प्रकार की इस तरह से गतिविधि हो सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को लॉन्च करने के लिए राजस्थान की सरकार ने प्योर फॉर श्योर एक कॉम्पैक्ट एक सप्ताह का लॉन्च किया। अब हमने इस पर चर्चा किया मिल्क का, तो मिल्क के आधार पर देखते हैं। तो भारत में देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश को है। अभी वर्तमान की स्थिति जो है, भारत में उत्तर प्रदेश मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट बन चुका है। अभी 30.52 मिलियन मैट्रिक टन उत्तर प्रदेश अकेले मिल्क का प्रोडक्शन भारत में कर रहा है। दूसरा पोजीशन राजस्थान को आता है, जो राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर लॉन्च किया। तो राजस्थान अभी 23.63 मिलियन मैट्रिक टन मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। थर्ड पोजीशन जो होता है वो एमपी का होता है, मध्य प्रदेश का 15.91 यानी 15.91 मिलियन मैट्रिक टन मिल्क प्रोडक्ट हो रहा है। तो थर्ड पोजीशन। फोर्थ हमारा आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश 15.04 MMT मिलियन मैट्रिक टन।
5 होता है गुजरात का 14.49 MMT, और लास्ट पांचवा छठा जो होता है वो हमारा पंजाब का होता है जो 12.6 MMT मिलियन मेट्रिक टन मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। ओवरऑल सरकार ने 13 राज्यों पर एक डेटा एनालिसिस किया है। 13 राज्यों में उन्होंने देखा कि मिल्क का क्या प्रोडक्शंस है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की मिल्क प्रोडक्शन में। उसमें हमारा प्यारा बिहार इसलिए मैं चर्चा करूं कि बहुत सारे बीपीएससी के एग्जाम देने वाले बिहार से रिलेटेड बहुत हम एग्जाम देते हैं, इसलिए अपने राज्य की चर्चा भी हो जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बिहार हमारे इसमें 9th पोजीशन पे, 9वां पोजीशन 9.82 मिलियन मेट्रिक टन बिहार से हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और लास्ट जो पोजीशन है, 13वां जो पोजीशन है वो तेलंगाना का है जो 5.42 मिलियन मेट्रिक टन मिल्क का प्रोडक्शन करता है। यदि आप इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे तो देखिएगा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1991 टू 1992 था, जो 1991 से जो 92 तक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें भारत का जो मिल्क जो प्रोडक्शन थे वह 55.6 मिलियन टन था, जो 2017-18 में बढ़ करके 176.3 मिलियन टन हो गया। कहाँ 55.6% और कहाँ हमारा 2017-18 में 176.3 मिलियन टन हो गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है। और मिल्क का प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, इसके पीछे आप जानते हैं, प्रोडक्शन तभी बढ़ता है जब डिमांड होता है, और जब डिमांड होता है तो डिमांड ऑलवेज फुलफिल्स इट्स सप्लाई। तो जब डिमांड बढ़ता है तो अपने सप्लाई को फुलफिल करता है, और इसके पीछे रीजन है भारत के पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या। साफ आंसर मिल गई होगी। अब इस आधार पे देखिएगा तो भी भारत में एनुअली हम कह रहा हूं, प्रत्येक साल की भांति में बात कर रहा हूं, तो एनुअली भारत में एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन जो इंक्रीज कर रहा है वह 4.5 यानी 4.5% से हमारे यहाँ इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन। हर साल 4.5% जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में 4.5% हमारे यहाँ और मिल्क का प्रोडक्शन में बढ़ जा रहा है। इस आधार पे यदि हम वर्ल्ड आधार पे देखते हैं तो दुनिया में अब देखिएगा तो 1988 में पूरे दुनिया में 530 मिलियन टन मिल्क का प्रोडक्शन होता था, लेकिन 2018 में देखिएगा तो 530 से बढ़कर के 843 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन इसका बढ़ गया हो गया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पूरे सोच लीजिए 1988 से 2018 यानी 30 साल मतलब तीन हमारा दशक हुआ, 3 डिकेड्स, और 3 डिकेड्स में विश्व में 59% मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, 59% मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा। इस आधार पे हम 2018 से हम कह सकते हैं 2018 से इंडिया गॉट द फर्स्ट रैंक टू प्रोड्यूस एंड टू बी मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट रैंक 2018 से भारत पहला पोजीशन पे बनकर तैयार है, क्योंकि विश्व के जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उस मिल्क का प्रोडक्शन में भारत अकेले 22% कंट्रीब्यूट कर रही है। 100 में 22% केवल इंडिया हमारी कंट्रीब्यूट कर रही है। इस आधार पर इंडिया जो है फर्स्ट रैंक की आती है, सेकंड यूएसए आता है, थर्ड चाइना, फोर्थ पाकिस्तान और लास्ट ब्राजील सांपों का देश आता है। तो आई थिंक आपको मिल्क प्रोडक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो असीम से है। असीम वो आप नाम सुने होंगे या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं 2 दिन पहले की बात है। 10 जुलाई 2020 को हमारे भारत के स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो मिनिस्ट्री है, खासतौर पर महेंद्र नाथ पांडे जी के अंतर्गत आता है, उन्होंने 10 जुलाई को असीम नाम की एक पोर्टल लॉन्च किया है। असीम स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। तो यह भारत सरकार ने, और ये डिपार्टमेंट जो MSDE है, MSDE का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी जो ये मंत्रालय है महेंद्र नाथ पांडे जी के अंतर्गत है, और महेंद्र नाथ पांडे जी MSDE का मंत्रालय भी संभाल रहे हैं स्टेट का, और इन्होंने 10 जुलाई 2020 को असीम नाम की पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया। इसके लॉन्च करने के पीछे अनेक रीजंस है। फर्स्ट वी हैव टू नो असीम इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहला जो असीम है एक कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म है, जिसका मुख्य रूप से काम जो है वह काम है कि इन्फॉर्मेशन फ्लो को हम कैसे इंप्रूव करें, मतलब इन्फॉर्मेशन को कैसे में बढ़ाना है, उसके लिए हमें क्या क्या गतिविधि या टेक्निकल हमें क्या हेल्प लेनी होगी। ये सारे एक्टिविटीज़ को अपने ऊपर इंक्लूड करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है
कि खास तौर पे जो हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स जो मार्केट है, तो स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट में आखिर क्या ऐसी कमियां हैं, क्या दोनों ये सारे जो स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट में ऐसी क्या चुनौतियां हैं, वे सारे चुनौतियों को गैपिंग को ब्रिज करने का जो काम होगा यह मुख्य रूप से हमारा असीम का होगा। एक्चुअली असीम को जो डेवलप किया गया और आगे हम वर्तमान से हम भविष्य की बात करते हैं, जो इसको मैनेज किया जाएगा वह NSDC के द्वारा किया गया है। NSDC जो होता है, NSDC का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसको डेवलप भी किया गया NSDC के द्वारा और आगे मैनेजमेंट जो इसको संभाला जाएगा, मैनेज जो किया जाएगा वह NSDC ही करेगा। अब क्वेश्चन होती है कि NSDC क्या है, तो सबसे पहले दिस इज अ कोलैबोरेशनल इंस्टीट्यूशंस या बॉडी विथ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी। तो ये एक बेंगलुरु में एक कंपनी है जिसका नाम है आपको बेटर प्लेस, ठीक है, बेटर प्लेस, ठीक है। तो एक बेंगलुरु में आपको एक कंपनी है जिसका नाम है बेटर प्लेस। तो बेटर प्लेस इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। और एक्चुअली बेटर प्लेस के भी एक अपना पहचान है भारत में। बेटर प्लेस इज मेनली स्पेशलाइज्ड इन ब्लू कॉलर एम्प्लॉय मैनेजमेंट। और इसकी जो एक पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है भारत में, वह है ब्लू कलर एम्प्लॉय का मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ब्लू कलर एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्या आप बोल रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक्टिविटीज़ का, हर इंस्टीट्यूशंस का, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक ड्रेस कोड भी होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इसमें कुछ लोगों के जो कॉलर है वो ब्लू कर दिए गए हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो खास तौर पे जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय मैनेजमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, इनमें वैसे सख्त को, वैसे लोगों को इसमें एलिजिबल मान लिया जाता है, उनको एम्प्लॉय बना दी जाती है, पर्सनल बना दी जाती है, जो स्किल्ड हो या ना हो, आइदर स्किल्ड और अनस्किल्ड। उनको आवरली वेजेस उपलब्ध कराया जाए, पर घंटा के हिसाब से उनकी जो वेजेस दिया जाता है। उनकी एजुकेशन बहुत हाई फाई ना है, चलो भैया वो भी चलें, यानी लेसर एजुकेशन के भी लोग चलेंगे। मैनुअल फिजिकल लेबर को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो लोअर सोशल क्लास से ही क्यों ना आते हो। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड, जहाँ पर बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, वे सारे लोगों को भी एलिजिबल माना जाता है। जैसे इसको आप एग्जाम्पल तौर पे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, तो उसमें जो एम्प्लॉय कार्य करने वाले होते हैं उनके पास भी अपना एक ड्रेस होता है, ठीक है। तो उनको पीला भिन्न प्रकार के ड्रेस बनते हैं। तो मान लिया जैसे हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, या कह सकते हैं प्लम्बर लोग होते हैं, कह सकते हैं आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉय होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, कह सकते हैं एविएशन मैकेनिक्स होते हैं, कुछ कॉप्स होते हैं, कुछ बिल्डर्स होते हैं, बिल्डिंग बना। तो ये सारे लोगों का अपना एक अलग अलग सा कलर होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो अभी हमने बेटर प्लेस जो बताया, इसका प्लेस जो बताया, इसका यही कार्य है, ये ब्लू कलर एम्प्लॉय मैनेजमेंट संभालता है, यानी इसकी कार्य एक्टिविटीज हुआ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस है वह हमारा क्वेश्चंस है कि एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अभी वर्तमान में एक रिपोर्ट पेश किया है। तो अभी वर्तमान में जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो एक रिपोर्ट पेश किया गया, वह रिपोर्ट था कि कैंसर की तैयारी करने के लिए 10 जो एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज हैं उनमें भारत का क्या स्थान है, ठीक है, उनमें भारत का क्या स्थान है। एक बार क्वेश्चन को और आप समझ जाइएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको हम बोलते हैं EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के जो अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में कैंसर की तैयारी करने के लिए 10 पैसिफिक यानी 10 एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं उनमें भारत का क्या स्थान है। तो इसमें आप याद रखें कि भारत का स्थान इसमें 8वां है, 8th पोजीशन है, 8th रैंक है। अब हम कुछ पोजीशन की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत जो है, यदि आप देखिएगा तो भारत ई वेस्ट 2019 के डाटा में बता रहा हूँ, तो ई वेस्ट 2019 में भारत जो था लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था, फर्स्ट या थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कर सकते हैं। यानी विश्व स्तर पर ई वेस्ट को कंट्रीब्यूट करने में भारत जो था वर्ल्ड में 3रे पोजीशन पर था 2019 में। वर्तमान की हम बात कर रहा हूँ तो इंडिया जो है खास तौर पर फॉरेन रिजर्व
पूरे वर्ल्ड में फॉरेन रिजर्व करने में भारत अभी 5वां पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे है। यदि हम SDG का रिपोर्ट देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स की बात करते हैं, तो SDG की रिपोर्ट में 2020 में भारत का जो पोजीशन है वो 117वां है। यदि हम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड डिजास्टर हुआ था, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डिजास्टर को लेकर के इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 आया था। तो जो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में जो भारत का स्थान है वह हमारा 31st है, जो खास तौर पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डिजास्टर को लेकर के आया था। तो इस फील्ड में भारत का जो पोजीशन है, भारत का जो स्थान है वह 31st है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल क्या है। इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल क्या है, इसको हिंदी में आप कहिएगा तो भारतीय महामारी जोखिम पूल। तो अभी वर्तमान में क्या हुआ कि इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल जो है, इसको लेकर के भारत के जो इरडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक पैनल को तैयार किया और उस पैनल का जो मुख्य है वह सुरेश माथुर को बनाया गया, यानी कह सकते हैं उनका चीफ हेड कह सकते हैं। इस पैनल का हेड जो हुए वह सुरेश माथुर के द्वारा बनाया गया। और इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल ये जो लॉन्चिंग हुआ है, ये जो हमारा इरडा के द्वारा एक गठित कह सकते हैं पैनल है, जिसका हेड हमारे सुरेश माथुर जी हैं। इसके आधार पर आप बहुत सारे पैनल को देख सकते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार जो है, उन्होंने आप कह सकते हैं कि एक सेक्रेटरी, यानी कह सकते हैं एक सेक्रेटरी ग्रुप को उन्होंने एम्पावर्ड करने के लिए कंस्टिट्यूट किया, बनाया, जिसका हेड जो है हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा। ठीक है, और इनका मुख्य रूप से जो काम है वह काम है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को कैसे फैसिलिटेट करना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना है। तो इसको लेके भारत सरकार ने एक आप कह सकते हैं एम्पावर्ड ग्रुप को कंस्टिट्यूट किया है, यानी एम्पावर्ड ग्रुप को इस्टेब्लिश किया है। और जो है हमारा एक सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड किया जा रहा है, और वह सेक्रेटरी है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। और इनका मुख्य काम है कि हम इन्वेस्टमेंट को देश के अंदर कैसे फैसिलिटेट करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे एम्पावर्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसको लेकर के राजीव गौबा को ही कह सकते हैं आप जिम्मेवारी दी गई। अगला इसमें एक और आप देख सकते हैं, तो इसमें बिमल जुल्का का नाम सुने होंगे। तो एक बिमल जुल्का कमेटी बना। तो बिमल जुल्का जो कमेटी था, ये बिमल जुल्का कमेटी मुख्य रूप से जो था वो फिल्म मीडिया यूनिट्स को रेशनलाइज करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। आगे आप देखिएगा तो एक और कमेटी बना जो राजनाथ सिंह जी के अंतर्गत के तत्वाधान में कर सकते हैं, उनके लीडरशिप में बना। वह था प्रधानमंत्री ने एक अपॉइंटमेंट किए थे एक कमेटी, और वह कमेटी जो था वह MSME के लिए था। ठीक है, जिनमें कह सकते हैं कि इस MSME के लिए जो बनाया गया उसमें जो लोन का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो लोन का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या उसके वो होना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटजी, यानी विभिन्न प्रकार की जो उसकी पहले फॉर्मा होनी चाहिए, वे सारी चीज़ों को हेड करने के लिए, उसको देख रेख करने की राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में एक कह सकते हैं आप एक कमेटी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें आप एक और कमेटी देख सकते हैं जहाँ MB एक लाल कमेटी बना है। MB लाल कमेटी जो बना था वो एक आपको असम में एक बगजन ऑयल आपको ऑयल फील्ड, आई थिंक हाँ ऑयल फील्ड था। तो आपको एक MB लाल कमेटी एक गठित की गई थी। वह कमेटी जो गठित की गई थी वो आग दुर्घटना हो गई थी, खासतौर पे IOCL जो टर्मिनल था असम में। ठीक है, तो IOCL टर्मिनल पर जो आग असम में लग गई थी, और वो असम में आपको बागजन ऑयल फील्ड था, वहीं पर आग लग गई थी। उसको लेकर के एक MB लाल कमेटी का निर्माण किया गया था। एक्चुअली इसमें MB लाल कमेटी जो है 118 रिकमेंडेशन को दिया। उस रिकमेंडेशन पूरा का पूरा उन्होंने सेफ्टी गाइडलाइंस पर उन्होंने चर्चा किया था। इसमें टोटल 118 रिकमेंडेशन आए थे MB लाल जी की कमेटी के द्वारा। इसमें आप देखिएगा कि इसमें जो है खासतौर पे इन्वायरमेंटल जो डैमेज हुए, ये जो फायर एक्सीडेंट हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ। और इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाने के कारण आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान की मैं यदि बात करूं तो थाउजेंड्स ऑफ द पीपल्स उस क्षेत्र का, उस रीजन्स का जो है वो माइग्रेट हो चुके हैं। और अभी वर्तमान में 1610 ऐसे फैमिलीज हैं, इस सरकारी डेटा बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। 1610 ऐसे फैमिलीज हैं जो मात्र 4 रिलीफ
जो कैंप है वहाँ पर वो लॉज ले चुके हैं। तो एमबी लाल कमेटी हमारा फायर एक्सीडेंट जो IOCL टर्मिनल असम में था उसके लेकर के इसको गठन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस जो हो सकता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट। एंड अगला जो आपकी क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, तो इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चंस होगा उसको हम बाद में एक नया वीडियो को लेकर के क्वेश्चंस आपको बना दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। तो अभी के लिए हम इतना पर आपको रोक देता हूँ। दूसरा एपिसोड में आपको पॉलिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसमें पॉलिटी के बाद हम उसमें चर्चा हम कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।